Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College. Your course is BA B.Ed 4 years integrated and subject is history. And today's topic is cause of the decline of the Maurya Empire या डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन। इससे पहले आप लोगों के पास मौर्य साम्राज्य के शासक, उनके स्रोत, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, कला और अशोक के धर्म के विषय में इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम बात करेंगे कि इतना बड़ा विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। तो हम देखते हैं इतिहास में कि किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है, चाहे किसी राज्य के उत्थान का हो या पतन का हो। इसमें विभिन्न कारण जो है वह अपना योगदान देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उत्थान में बहुत सारे कारक थे, उसी तरह उनके पतन में भी बहुत सारे कारक थे। तो आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व में जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुई थी, वह उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पौत्र अशोक के समय में एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है और पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी मौर्य साम्राज्य स्थापित था। आखिर क्या कारण था कि अशोक के बाद कि मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि एक कारण नहीं है, इसमें आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, तात्कालिक कारण भी है और स्वयं सम्राट अशोक की कुछ ऐसी नीतियां जो साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जब अशोक की मृत्यु 237 BC में हो जाती है, उसके बाद 6 शासकों ने मौर्य साम्राज्य में शासन किया। 6 शासक, अशोक के बाद 6 शासकों ने मौर्य साम्राज्य पे शासन किया और सबसे अंतिम शासक जो था वह था बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ 184 BC में, 184 BC में। और बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग करता है। जब बृहद्रथ जो है अपने सेना का निरीक्षण करते रहते हैं, उसी समय चूंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वह सेनापति थे, उसी समय बृहद्रथ को जो है वह हत्या करके राजा बनते हैं। तो इतिहासकार जो है बहुत से मानते हैं कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने जो है, चूंकि वह ब्राह्मण था और मौर्य साम्राज्य जो था वह ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण था, इस कारण। लेकिन आप इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने राजा की हत्या करके राज्य की स्थापना की है, जैसे आप नंद वंश के विषय में भी देखते हैं। अब हम आते हैं मूल, ये तो एक कॉमन सा फैक्टर मैंने बताया। अब हम आते हैं पतन के मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहला कारण जो है अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जितने भी मौर्य शासक हुए वह अयोग्य थे, जिसमें इतिहासकार DN झा ने भी अयोग्य उत्तराधिकारी को एक मुख्य बिंदु के रूप में माना है। तो अशोक जो थे एक विशाल साम्राज्य के शासक थे और उसके बाद जो शासक थे वह अयोग्य थे। तो अयोग्यता उनकी कैसे हुई कि हम जब राज्य करते हैं तो हमारा मिलिट्री, हमारा सैनिक जो होता है वो हमारी शक्ति होती है। लेकिन अशोक कलिंग के युद्ध के बाद भेरी घोष की जगह धम्म विजय यानी सांस्कृतिक विजय को महत्व देते हैं। तो उनके उत्तराधिकारी जो थे वह भेरी घोष को नहीं, धम्म घोष को महत्व देते थे, यानी उन्हें युद्ध कला में बहुत ज़्यादा निपुण नहीं थे और राजनीतिक विजय को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं बताया। दूसरा कारण यह भी था कि राज्य जो है 2 भागों में विभक्त हो गया।
क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वह एक विशाल साम्राज्य था और अशोक की तरह कोई ऐसा शासक नहीं आया जो उस राज्य को केंद्रीकृत करके रख सके, एकजुट करके रख सके। तो साम्राज्य जो है दो भागों में विभक्त हो गया। वह एक था जालोक और दशरथ। जालोक और दशरथ जो थे वह अशोक के पुत्र थे और इन दोनों ने दो भागों में राज्य को विभक्त कर दिया। दूसरा आप देखेंगे कि उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण, क्योंकि उनमें शासन करने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, जिसमें आप देखते हैं कि तारानाथ जो एक बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी गांधार प्रदेश के विषय में कहा है कि वीरसेन जो था वहाँ का शासक, वह गांधार प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। आप देखते हैं कि अशोक के समय में गांधार जो है वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन में मौर्य साम्राज्य का विभिन्न भागों में दो भागों में विभक्त होना और उनके अंदर जो शासक थे उनका अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना भी एक मुख्य कारण है। दूसरा, उसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। आप देखते हैं कि जब अंग्रेज आए थे हमारे देश पे राज कर रहे थे, उस समय जो राष्ट्रीय चेतना की कमी के कारण हम एक नहीं हो पा रहे थे और सभी जो है अलग अलग राज्य के रूप में स्वतंत्र थे कि भाई हमारे राज्य का संरक्षण हो जाए, हमारे राज्य का। लेकिन राष्ट्रीय चेतना जब जागती है तो सभी देशवासी एकत्र होकर अपने देश के लिए अंग्रेजों से विरोध करते हैं और स्वतंत्र घोषित होते हैं। तो यहाँ भी क्या है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आप जब देखते हैं अशोक का जो स्तंभ है उस पर 3-4 लिपियाँ यानी भाषाई विविधता थी, वो भाषाई तौर पर एक नहीं थे। जैसे पश्चिमोत्तर प्रांत में आप आरामाइक और ग्रीक भाषा में देखते हैं, यूनानी भाषा में उसके अभिलेख देखते हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के भागों में खरोष्टी भाषा में देखते हैं और अदर भागों में जो है दूसरे भारत के अंदर के भागों में वह क्या देखते हैं आप, ब्राह्मी लिपि में देखते हैं। तो भाषाई विविधता भी जो थी ना, वह राष्ट्रीय चेतना की कमी के कारण वह एकजुट नहीं हो सके। दूसरा कारण था कि भौतिक दृष्टि से भी राज्य के सभी भाग जो है समान रूप से विकसित नहीं थे। जैसे आप गंगा की घाटियों में देखते हैं कि कृषि प्रधानता थी, कृषि बहुत ज़्यादा, लेकिन और जगह जो थे उस तरीके की, यानी मौर्य शासक जो थे दूसरे दक्षिणी भागों में उन चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाते हैं, समान रूप से नहीं थे। और मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी, अतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति निश्चित हो गई, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तीसरा हम आते हैं कि प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, सेल्फ सेंटर्ड। आप देखते हैं कि मौर्य जो शासक थे वह सेल्फ सेंटर्ड थे। वहाँ जो अधिकारीगण नियुक्त होते थे वह भी राजा के द्वारा नियुक्त होते थे और उनकी जो राजभक्ति थी वह राष्ट्र की तरफ नहीं होकर राजा की तरफ होती थी, यानी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। मौर्य साम्राज्य में जो है वह गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा हुआ था। चूँकि अर्थशास्त्र के द्वारा ही, अर्थशास्त्र की मूल नीतियों के ऊपर ही मौर्य प्रशासन चलता था, तो सेल्फ सेंटर्ड था। और जो गुप्तचरों के जाल सा बिछने के कारण जो वहाँ की जो जनता थी उनकी पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप होता था। तो इसके कारण जो वहाँ के जो अधिकारी थे वह काफ़ी अत्याचारी हो गए थे, यानी
कि जनता की पारिवारिक जीवन में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी पारिवारिक दृष्टिकोण से। ऐसे व्यवस्था में जो शासक होते हैं उनका जो व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है प्रशासन, और अशोक में वह योग्यता थी जिसके कारण उसका प्रशासन जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उनमें वैसी योग्यता नहीं थी जो उस प्रशासन को केंद्रीकृत करके रख सके। तो यह भी एक डाउनफॉल का रीज़न है। दूसरा, चौथे पॉइंट पे हम आते हैं आर्थिक संकट। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनका पतन में आर्थिक संकट जो है, यानी मौर्य प्रशासन के पतन में आर्थिक संकट एक महत्वपूर्ण कारण है और इसको डीडी कोशाम्बी भी मानते हैं। तो आर्थिक संकट भाई कैसे आया? इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, इतने कर दिए जाते थे। तो आर्थिक संकट का मेन रीज़न था अशोक का धर्म ग्रहण करना, धर्म, और उस बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए जो वह दान धर्म करता था वह एक्सेस था, वह राजकोष खाली हो गया। आप जब अशोक के विषय में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अशोक जब अंतिम समय में एक बौद्ध धर्म को दान देने के लिए कहता है तो उसके मंत्रीगण जो है अशोक को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है कोष खाली हो गया है और आप दान नहीं दीजिए। अशोक के आदेश के बावजूद उसका उत्तराधिकारी जो है वह कोषाध्यक्ष को जाकर मना कर देता है और कहता है कि नहीं, दान नहीं देना है। यानी आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए थे, और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो जो है जनता पर कर को बढ़ा रहे थे। करों की अधिकता आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र में कर का जो है एक लंबी लिस्टिंग की हुई है कि यह कर लेना है, दूसरा कर, माने कर की अधिकता बहुत ज़्यादा थी। और इतने बड़े विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए कोष की तो आवश्यकता होगी ही, क्योंकि मौर्य शासकों के पास एक विशाल सेना थी और विशाल सेना के साथ साथ बहुत बड़े अधिकारियों का एक समूह था। तो आप देखेंगे कि उतने बड़े अधिकारियों के समूह के लिए और विशाल सेना के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। तो वो धन कहाँ से आएगा? तो धन कहाँ से आएगा? पहले के समय में टैक्स के द्वारा ही धन संग्रह किया जाता था। तो जनता पे टैक्स लगाया गया, और टैक्स लगाया गया, टैक्स भी क्या, तो धार्मिक अभिवृत्ति यानी जनता की धार्मिक भावना को जागृत करके टैक्स लगाया गया। छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और उसे बिकवाया जाता था राजाओं के द्वारा, और उससे पैसे एकत्रित किए जाते थे। यह जो कथन है, आप पुष्यमित्र शुंग के जो वैद्य थे पतंजलि, उन्होंने लिखा है कि कर कैसे वसूलते थे। तो जब जनता पर एक्सेस कर होगा तो जनता, जाहिर सी बात है, असंतोष उसमें फैलेगी और वह विद्रोह करेगी। उसके बाद हम आते हैं प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों का अत्याचार, तो मौर्य साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। उस हर प्रांत को चलाने के लिए एक उपराजा नियुक्त किया जाता था। आप देखेंगे कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को वहां भेजा गया था। अशोक के समय में विद्रोह हुआ तो कुणाल को भेजा गया। उस तरह जब अशोक के बाद जो शासक हुए उस समय प्रांतों में विद्रोह हुआ, और प्रांतों के जो शासक होते थे वो बहुत क्रूर होते थे, बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे। वह जनता पे अत्याचार करते थे और जनता की जो सहने की शक्ति थी वह खत्म हो रही थी। तो प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी जो हैं मौर्य साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह अशोक का है। अशोक का उत्तरदायित्व जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनको हम 3 पार्टों में बांटते हैं। जैसे पहले है कि ब्राह्मण विरोधी,
दूसरा है ब्राह्मण विरोधी नहीं है। यह जो है दो पार्ट में दो इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे ब्राह्मण विरोधी नीति यानी महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इनका कहना है कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी वही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हुआ। उसके बाद हेमचंद्र राय चौधरी जो है वह कहते हैं कि भाई ब्राह्मण विरोधी नहीं था, अशोक की जो नीति थी वह ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। तो इसमें जो है कुछ डिफरेंसेज है जिसको हम समझेंगे कि आखिर इन इतिहासकारों ने क्यों कहा कि ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण विरोधी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर शास्त्री जी के मत को पहले देखेंगे कि शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को चलाया और बौद्ध धर्म जो चला उसमें पशु बलि नहीं दी जाती थी, यानी ब्राह्मण जो थे वह यज्ञ हवन करवाते थे और यज्ञ हवन के द्वारा वह मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे और उससे जो वह उन्हें दक्षिणा या पैसा मिलता था वह उनका बंद हो गया था। तो एक कारण उसको मानते थे। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि अपने रूपनाथ के लघु शिलालेख में अशोक यह बताता है कि उसने भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया है। भूदेव इट मीन्स कि ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को विनाश कर दिया है, खत्म कर दिया है। उसके बाद अशोक ने जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी वह हर जगह जाकर धम्म की प्रचार करते थे, जिससे लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और सभी बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे, यानी ब्राह्मण धर्म को उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो धम्म महामात्र भी जो है वह ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने में सहायक हुए। चौथे में आप देखते हैं कि अपने 5वें स्तंभ लेख में अशोक बताता है कि उसने न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दंड समानता एवं व्यवहार समता का सिद्धांत लागू किया है। आप देखेंगे कि हमारे पुराण में या किसी में इसमें कि ब्राह्मण को जो है वह दंड नहीं दिया जाता था, उन्हें दंड से ऊपर रखा जाता था, लेकिन अशोक ने इसको खत्म किया कि नहीं, अगर कोई अपराध करता है तो उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा। 5वें पे आते हैं, चूंकि अशोक शक्तिशाली राजा था अतः वह ब्राह्मणों को दबा कर रखता था, यानी उसके डर से विरोध नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद के उत्तराधिकारी जो है उनमें वह सामर्थ्य नहीं था कि हाँ भाई हम दबा कर रख सके। तो ये तो हुए आपके महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के थॉट, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी नहीं थे। तो भाई इनके थॉट्स क्या हैं? उनका कहना है कि अशोक की अहिंसा की नीति जो है वह ब्राह्मणों के विरोध नहीं थी। तो भाई ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे तो वो कैसे थे? कि उनका कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में ही अहिंसा का विधान मिलता है। उपनिषद जो है पशु बलि तथा हिंसा का विरोध करते हैं। हमारे उपनिषद में पशु बलि और हिंसा का विरोध किया गया है तथा यज्ञों की निंदा करते हैं। मुंडक उपनिषद जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ जो है वह टूटी नौका के सदृश है तथा उनमें होने वाले 18 कर्म तुच्छ हैं, जो मूढ़ लोग श्रेष्ठ मानकर इनकी प्रशंसा करते हैं और बारंबार जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। शास्त्री जी ने रूपनाथ के लघु शिलालेख की पदावली का अर्थ गलत लगाया है। सिल्वा लेवी ने इसका दूसरा अर्थ किया है जो व्याकरण के दृष्टि से अधिक तर्क संगत है। इसके अनुसार इसे पूरे वाक्य का अर्थ है, भारतवासी जो पहले देवताओं से अलग थे अब देवताओं से मिल गए हैं, अतः इस वाक्य में कुछ भी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। तीसरे पॉइंट है कि अनेक धम्म महामात्रों ब्राह्मण के कल्याण के लिए भी नियुक्त किए गए थे। अशोक अपने अभिलेखों में बारंबार यह बलपूर्वक कहता है कि ब्राह्मण के साथ उदार बर्ताव किया जाए। ऐसी स्थिति में यह तर्क मान्य नहीं हो सकता कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति से ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो।
अशोक, चौथे में आप आते हैं, अशोक न्याय प्रशासन में एक रूपता लाने के उद्देश्य से दंड समता एवं व्यवहार समता का विधान किया था। इसका उद्देश्य यह था कि सभी को स्थानों पर निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। 5वें पॉइंट में है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि परवर्ती मौर्य तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ था। यह भी सत्य नहीं है कि अशोक के सभी उत्तराधिकारी जो थे वह बौद्ध थे। जालौक को राजतरंगिणी में स्पष्टतः शैव तथा बौद्ध विरोधी कहा गया है। उत्तरकालीन मौर्य सम्राट के ब्राह्मणों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया हो, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंसेस यहाँ पे यह बताते हैं कि अशोक जो है मूल रूप से उत्तरदायी नहीं था, लेकिन राय चौधरी इनका खंडन करने के बाद यह कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी, अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी वह जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अशोक, इससे पहले हम आते हैं कि अशोक अगर ब्राह्मण विरोधी होता तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग नहीं होता। पुष्यमित्र शुंग को 48,000 पन वेतन के रूप में मिलता था। अब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रशासन का या जिस राज्य का सेनापति ब्राह्मण है और उसका जो सैलरी है वो 48,000 पन है, तो वह राज्य ब्राह्मण विरोधी कैसे हो सकता है। किसी धर्म विशेष को महत्व देना उसका विरोधी नहीं कहलाते हैं। लेकिन हाँ, अशोक की अहिंसात्मक नीति जो है वह मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में गिना जाता है। तो भाई अशोक की जो है अहिंसात्मक नीति क्या है? तो अहिंसात्मक नीति के कारण इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसके सैनिक जो थे वह जो है, सैनिक का काम क्या होता है, मिलिट्री का काम क्या होता है, युद्ध लड़ना, युद्ध के लिए प्रैक्टिस करना। आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे देश में एट प्रेजेंट में कि इंडिया की फोर्स और अमेरिका का फोर्स दोनों एक साथ मिलकर युद्ध का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इतने बड़े बर्फ में सैनिक जो हैं युद्ध का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह की अगर स्थिति आती है तो हम उससे निपट सकते हैं। लेकिन भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की ओर जब मौर्य प्रशासन गुजरता है तो वह क्या है, सैनिक जो है वहाँ के कमज़ोर हो जाते हैं और अयोग्य प्रशासकों के समय में जो बाहरी आक्रमण होते हैं उसको वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये मूल कारण है अशोक या मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में। और अशोक के शासक के 52 वर्षों के अंदर मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो आज आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। थैंक यू।